बड़ा टॉपिक, एक बड़ा पोर्शन जो पॉलिटी का पूरा करना है वो है पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये चीज़ें हमारी हो गई हैं बेसिकली। अब पार्लियामेंट में हमें पढ़ना है कि पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस, लोअर हाउस, अपर हाउस, प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट, जो लोअर हाउस को रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, लोअर हाउस को आंसरेबल रहेंगे। तो बेसिकली पूरा जो गवर्नेंस है सेंट्रल का वो हमें पढ़ना है। उस गवर्नेंस में सारी चीज़ें आ गई, मतलब उसमें हमने बस लोकसभा राज्यसभा का कंपोजिशन नेचर देख के नहीं होगा। तो बेसिकली लोकसभा राज्यसभा इन हाउसेस का काम किस तरीके से चलता है, क्या शेड्यूल रहता है, सेशंस में क्या होता है, बिल्स कैसे पास होते हैं, मोशन के क्या क्या टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। गवर्नेंस में ये सारी चीज़ें जो है वो कवर की जाएंगी। पार्लियामेंट की बात करेंगे। पार्लियामेंट हम लगभग दुनिया भर में अगर हम लोग देखें तो उनका जो भी लेजिस्लेचर है उनके कुछ स्पेसिफिक हर लेजिस्लेचर के हमें नाम दिखेंगे। अब जिसे हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, बेसिकली ये हमारे कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर का नाम है। और अगर हम लोग लेजिस्लेचर बोल रहे हैं तो लेजिस्लेचर है मतलब उनका काम क्या होगा, लॉ मेकिंग का, राइट। तो पार्लियामेंट का बेसिक जो काम है वो है लॉ मेकिंग। तो जैसे बात हम कर रहे हैं हमारे देश की, और हमारे देश के लेजिस्लेचर को हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, उसी तरीके से दुनिया भर में अलग अलग नामों से अलग अलग लेजिस्लेचर पहचानी जाएंगी। जैसे अगर हम लोग अमेरिका चले जाए तो अमेरिका के लेजिस्लेचर को हम लोग कहेंगे कांग्रेस। जैसे हम लोग चाइना चले जाए तो चाइना के लेजिस्लेचर को हम लोग कहेंगे पीपल्स ऑफ चाइना। अगर हम लोग स्विट्जरलैंड चले जाए तो स्विट्जरलैंड में हमें मिलेंगे फेडरल असेंबली। तो हर कंट्री में उनके लेजिस्लेचर के नाम्स अलग अलग हैं। हम पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्सेप्ट से। ब्रिटेन में भी इसी तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम है और उसी सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया। यहाँ पे एक अच्छी बात, या फिर अच्छी बात कहने से अच्छा हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि जब हमने हमारे कंट्री का नेचर जब रखने की कोशिश किया तो हमने उसे रखा था यूएस जैसे फेडरल सिस्टम। लेकिन उसी फेडरल सिस्टम में जब हम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बिठाने की कोशिश किए तो हमने यहाँ पे यूएस को कॉपी नहीं किए, यूएस का प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमने अडॉप्ट नहीं किए, तो हमने ब्रिटेन का मॉडल अडॉप्ट किए हैं जिसे हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम कहेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही वेस्टमिनिस्टर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब वेस्टमिनिस्टर के नाम से जाना जाता है तो उसके पीछे की वजह क्या है? एक ही कारण है। इंग्लैंड में ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जिस एरिया में, जिस रीजन में आता है, उस एरिया का नाम है वेस्टमिनिस्टर। सो बेसिकली ब्रिटेन में बहुत बार उसे पार्लियामेंट या फिर बहुत बार उसे वेस्टमिनिस्टर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो इंडिया के पार्लियामेंट को भी वेस्टमिनिस्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि दुनिया भर के हम लोग लेजिस्लेचर देखें तो हमें दिखेगा कि लगभग लेजिस्लेचर्स ये बाई कैमरल्स हैं। बाई कैमरल मतलब दो हाउस आपको मिलेंगे। जब हम लोग दो हाउस, बोथ हाउस की बात करते हैं तो उसमें एक हाउस रहता है अपर हाउस, सेकंड रहता है लोअर हाउस। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आता हूँ, लेकिन अगर हम लोग, जैसे मैंने कहा कि दुनिया भर में हम लोग देखें तो मैक्सिमम कंट्रीज में हमें बाई कैमरल सिस्टम दिखता है। बहुत रेयर कंट्रीज हैं जहाँ पे यूनिकैमरल सिस्टम हमें दिखेगा। यूनिकैमरल मतलब सिंगल हाउस, और सिंगल हाउस वाला बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना। चाइना में एक ही हाउस है, हाउस ऑफ चाइना पीपल, और बस वही जो एक असेंबली है उनका वो पूरा कामकाज वहाँ का देखता है। लेकिन दुनिया भर में लगभग बाई कैमरल सिस्टम हमें मिलेगा। अब उस बाई कैमरल सिस्टम को हम जैसे कहते हैं कि एक जैसे, चलो ठीक है हम इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया का पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट में जो बाई कैमरल सिस्टम से दो हाउसेस मिलेंगे, तो एक जिसे हम लोग कहते हैं लोअर हाउस और सेकेंड जिसको हम लोग कहते हैं अपर हाउस। हर जगह आपको यही मिलने वाला है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। उसी को हम, जो लोअर हाउस है ना, एक्चुअली भले उसे हम लोग लोअर हाउस कह रहे हैं लेकिन लोअर हाउस को ही हम फर्स्ट चेंबर कहते हैं। अब हर कंट्री में जो लोअर हाउस है उनका काम लगभग सेम है हर कंट्री में, लेकिन हर कंट्री का जो अपर हाउस है, अपर हाउस का काम ये हर कंट्री का अलग अलग रह सकता है। इसको एकदम क्लियर आप समझ जाओ। जैसे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर दूं आपको, भले ही हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम इंग्लैंड से लिया लेकिन उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में बाई कैमरल, जैसे इंडिया का लोकसभा है जो लोअर हाउस हम लोग कहेंगे, तो वैसे ही इंग्लैंड का जो है वो है हाउस ऑफ कॉमन्स। इंडिया का जो अपर हाउस है जिसे हम लोग राज्यसभा कहेंगे, राज्यसभा जैसे इंडिया में है वैसे इंग्लैंड में हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लेकिन जैसे हम लोकसभा को कंपेयर कर सकते हैं हाउस ऑफ कॉमन से, वैसे हम लोग राज्यसभा को बिल्कुल भी लॉर्ड्स से कंपेयर दूर
दूर तक नहीं कर सकते हैं, मतलब 1% भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है लॉर्ड्स का और राज्यसभा का। वो क्यों नहीं हो सकता है वो भले हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो बोथ हाउसेस हैं, इन बोथ हाउसेस का महत्व क्या है, या फिर पहले हम इसे क्लियर कर लेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली ये दोनों हाउसेस के लिए क्या वर्ड्स यूज किए गए थे। तो हमने जो वर्ड्स यूज किए थे वो वेस्टर्न स्टाइल के ही किए थे। और वेस्टर्न स्टाइल के मतलब क्या, तो हमने लोअर हाउस को नाम दिया था, स्पेसिफिकली इंग्लिश में ही लिखा था इस वर्ड्स को, और इसे लिखा था हमने हाउस ऑफ पीपल। लोअर हाउस हाउस ऑफ पीपल, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट। मेन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नाम दिखते हैं। वैसे भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज में लिखा गया था और वो था इंग्लिश। उसके बाद वो ट्रांसलेट हुआ, किशन कृष्ण वैद्य इन्होंने उसको ट्रांसलेट किया है, और भी बाकी लोगों को इसका बड़ा वो जाता है कि जो अलग अलग लैंग्वेज में फिर ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन भले वो बाद में हिंदी में ट्रांसलेट हुआ या फिर और लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ, वो बात अलग। लेकिन ये जो नाम थे हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, ये हमारे कल्चर से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं थे, और इसलिए हमने 1954 में इन नामों में चेंज करने के बारे में सोचा। 1954 में एक अमेंडमेंट किया गया, और उस अमेंडमेंट से इस दोनों नाम को चेंज करके, मतलब हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट को चेंज करके नए नामों को इंट्रोड्यूस किया गया, और हाउस ऑफ पीपल के जगह पे लोकसभा इस तरीके से ही रखा गया, और काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा। तो तब से 1954 से हम लोग लोकसभा राज्यसभा ही कहते हैं, और उसे इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में भी लोकसभा एंड राज्यसभा। आज हाउस ऑफ पीपल या काउंसिल ऑफ स्टेट ऐसा कोई उसे बिल्कुल कोई नहीं कहता है, लोकसभा और राज्यसभा के नाम से ही जानते हैं। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश कर लेंगे दोनों हाउस के क्या काम है, दोनों हाउस के क्या फंक्शंस है, क्या रोल्स है, और दोनों हाउस का इंपॉर्टेंस दोनों का इक्वली है क्या, उसे हम लोग समझते हैं। अगर जैसे बात करेंगे कि अगर दोनों के काम एक ही रहते हैं तो हम दो हाउस से अच्छा बेटर रहता कि हम लोग एक ही हाउस रख लेते ना। ऑफकोर्स दोनों के काम अलग अलग तो हो गए, तब जाके तो दो अलग अलग हाउसेस हैं। अब ये जो काम हमने सौंपे हैं दोनों सेंट्रलाइज लेजिस्लेचर बॉडीज को, वो क्या है, पहले हम लोग देखते हैं कि हाउस ऑफ पीपल्स, लोकसभा। तो देखो नाम से ही क्लियर है कि बेसिकली यहाँ पे इस हाउस में जो भी लोग बैठने वाले हैं वो एक्चुअली मतलब ये इस सभा को या फिर इस हाउस को ही हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ पीपल्स, मतलब लोगों की सभा। लोगों की सभा है मतलब लोगों से चुने हुए रिप्रेजेंटर इस हाउस में बैठेंगे, और वो पूरे देश के सिटीजन्स को, पूरे देश के लोगों को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे सेंट्रल लेवल पे। अब बड़ा कॉमनली मैं बता दूं, एकदम इजी बता दूं, हमने इसके पहले कई बार देखे हैं कि लोकसभा के लोअर हाउस के जो मेंबर्स है वो कितने हैं, 543। तो पहले बात तो इसको क्लियर कर दो, एकदम क्लियर रखो। अगर लोकसभा में 543 मेंबर्स बैठ रहे हैं तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि पूरे देश भर में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना वो 543 है, कॉन्स्टिट्यूएंसी 543 है। जैसे 543 में से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी लगभग जो भी पर्सन लोकसभा में चुन के जाएगा उनका काम ये है कि वो नागपुर के लोगों को सेंट्रल लेवल पे रिप्रेजेंट करे। जैसे नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर नितिन गडकरी जी गए हैं लोकसभा में चुन के, तो वो उनका काम है कि 140 करोड़ लोगों में से वो नागपुर के लोगों को रिप्रेजेंट करें। मैं बड़ा सिंपल सा मामला बता दूं। आपको क्या लगता है सही में ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं उनको क्या हमने कंचे खेलने के लिए भेजा है वहां पे लोकसभा में? भाई वो लोगों के रिप्रेजेंटर हैं। डेमोक्रेसी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसे समझने के लिए ही एक बात समझ लीजिए कि वो हमारे बॉस नहीं है, हम उनके बॉस हैं। पहले तो इसे समझिए, सरकार हमारी बॉस बिल्कुल नहीं है ना, सरकार को हमने जन्म दिया है। सरकार कहाँ से आई भाई? लोकतंत्र से आई है, डेमोक्रेसी से आई है। डेमोक्रेसी किसके हाथ में? हमारे हाथ में है। हमने वोट किया तब जाके आप वहाँ चुन के गए हो। आप बॉस नहीं हो, आपके बॉस हम हैं। हमने अपॉइंट किया है आपको। कितने साल के लिए? परमानेंटली? बिल्कुल नहीं, 5 साल। देखेंगे 5 साल में आपका क्या बेसिकली आउटकम है। अगर पसंद आया काम तो हम आपको फिर से चांस देंगे, नहीं आया हम किसी और को चांस देंगे। भी ये काम हमारा है डेमोक्रेसी में, लोगों का, सिटीजन्स का, वोटर्स का। तो यहां से जो भी रिप्रेजेंटेटिव गया है वो सेंट्रल लेवल पे नागपुर को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। जैसे बड़ा कॉमनली एग्जांपल दे दूं, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे दूं। कोविड का टाइम सबने एंजॉय किया,
क्या है ना 2020 वाला टाइम, 21 साल, अच्छा 20 से ज़्यादा भयानक तो 21 वाला था। अच्छा 21 में जो है वो वैक्सीन आ चुकी थी, इंडिया के 2 कंपनीज जिनकी वैक्सीन थी, बाहर से भी स्पुतनिक और बाकी सारे वैक्सीन आए थे, लेकिन वैक्सीन ये बहुत लिमिटेड थी, बहुत लिमिटेड। अब मामला ये था कि वो वैक्सीन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को भेजेगा, स्टेट्स फिर कॉर्पोरेशंस को भेजेगा, मतलब लोकल बॉडीज़ को, और लोकल बॉडीज़ में फिर वो बांटी जाएंगी। ठीक है, जैसे नागपुर में भी आपने लिया होगा तो स्पेसिफिक कुछ हॉस्पिटल्स थे, कुछ सेंटर्स थे, वहीं पे वैक्सीन मिलती थी, वही मिलती थी ना, किराना दुकान में तो नहीं मिलती थी, राइट, कुछ स्पेसिफिक सेंटर में मिलती थी। आप सोचो कि 2021 में भी देश का पॉपुलेशन ये लगभग 138 करोड़ के आसपास था, और 138 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो वैक्सीन पड़ी थी ना, मैं एकदम क्लियर बता दूं, वो वैक्सीन के नंबर जब वैक्सीन आए तो वो वैक्सीन 5 से 7 लाख से ज़्यादा नहीं थे। आप सोचो कि 5-7 लाख वैक्सीन आपको देना है इतने करोड़ लोगों को, कैसे दोगे? तो अब मामला ये है ना, वहाँ पे सेंट्रल लेवल पे जो बंदा काम करेगा उसके स्टेट या फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो वैक्सीन जाएंगी। तो वहाँ पे नितिन जी का काम क्या रहेगा? नागपुर में तो वैक्सीन जाना चाहिए भैया, तुम तुम्हारा देखते बैठो, लेकिन मैं जहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं तो नागपुर भेजूंगा। समझ में आई बात? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये करेंगे। यहाँ बैठा हुआ हर एक पर्सन जो है वो लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए है, उसका काम बस लोगों के लिए है। लोकसभा में जो भी रिप्रेजेंटर बैठा है तो इसीलिए हम उसे कहते हैं लोकसभा, जो लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि 543 मेंबर्स हैं, मतलब 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो देश का एक भी कोना इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर नहीं है, हर एक कोना इस किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। फिर वो जम्मू कश्मीर है या कन्याकुमारी है या गुजरात चले जाओ या अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, कोई भी कोना रहेगा, किसी ना किसी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो एडजस्ट हो जा रहा है। कहने का मकसद मेरा ये है कि दुनिया का कोई भी इस देश का कोई भी पर्सन ये अपने रिप्रेजेंटर से मतलब वो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का रिप्रेजेंटर है नहीं भी लोकसभा का, ऐसा कोई नहीं है। हर किसी का रिप्रेजेंटर वहां पे बैठा है, हर किसी का। ठीक है, क्लियर? लोकसभा में बैठे हुए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, जो मेंबर्स हैं, वो लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। और मैंने तभी एक बात की, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि दुनिया में कहीं भी जाओगे तो हर कंट्री का लोअर हाउस का काम सेम है। क्या? वहां पे लोगों से चुने हुए लोग बैठे हैं, वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां जहां डेमोक्रेसी है, जहां जहां डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो ये तो कॉमन है, हाउस ऑफ पीपल लगभग हर देश में। अब आते हैं हमारे अपर हाउस में। अपर हाउस जिसे हम लोग सेकंड चैम्बर कहते हैं, देखना ना बहुत बार आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, बहुत बार ऐसे लगता है कि अब ये एटलीस्ट आपको इतना तो पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों हाउस में से जो पावरफुल हाउस है वो लोकसभा, शायद ये बात सभी को पता रहती है लगभग, शायद। और अगर ऐसा लगता है या फिर है ही ऐसे, नो डाउट, अगर लोकसभा अगर पावरफुल है तो फिर डाउट आता है बच्चों को कि भी यार लोकसभा को लोअर हाउस क्यों कह रहे हैं हम लोग, राज्यसभा क्यों अपर हाउस है, ये कंफ्यूजन रहता है। दुनिया भर में जहां भी लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला हाउस है उसे लोअर हाउस ही कहा जाता है। और जो सेकंड चैम्बर है ना, अपर हाउस, उसका काम थोड़ा अलग है, हर देश में अलग अलग है। हम हमारे देश की बात करेंगे, ठीक है। और कहाँ कंफ्यूजन होगा? जिसे हम लोग लोअर हाउस कह रहे हैं ना, उसको हम लोग फर्स्ट चैम्बर कहते हैं। यहाँ कंफ्यूजन होगा, लोअर हाउस मतलब सेकंड चैम्बर होगा, नहीं, लोअर हाउस फर्स्ट चैम्बर है, अपर हाउस सेकंड चैम्बर। क्लियर? चल ठीक, यहाँ आते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट 1950 को ये नाम रखा गया, देन 1954 को हमने चेंज करके उसे राज्यसभा ये नाम दिया। अब इसका काम बिल्कुल भी लोगों को रिप्रेजेंट करने का नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस हाउस का और लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यहाँ नहीं कि ऐसा नहीं कि इसमें भूत बैठते हैं, नहीं, लोग ही बैठते हैं, लेकिन वो जो बैठे हुए जो मेंबर है वो लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। लोगों को ही रिप्रेजेंट करना था तो हमने दो हाउसेस क्यों बनाए थे, क्यों बनाया रहता? एक ही हाउस बनाया रहता, मामला खत्म। इनका काम लोगों को रिप्रेजेंट करने का नहीं है। आप इनके नाम में ही अच्छे से देखो, हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्य सभा, मतलब राज्यों की सभा, मतलब राज्यसभा में बैठे हुए लोगों का काम है कि वो जो मेंबर्स है, जिस स्टेट से आ रहा है, वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, लोगों को नहीं, लोगों को नहीं। इनका कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, राज्यसभा का कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं रहता है, ठीक है। जैसे लोकसभा में रहता है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनका कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोई वास्ता खास नहीं है। सीधा सीधा मामला है, जो भी जिस स्टेट से चुन के जा रहा है उसका काम है कि वो सेंट्रल लेवल पे स्टेट को रिप्रेजेंट करे। अब क्यों करे उसे समझते हैं, क्यों करे इसे। हमने
हमारे कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ठीक है, वो तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो तो देख रहे हैं हम लोग, लेकिन जैसे हमने कंट्री का जब नेचर बनाया, उसका स्वरूप जब बनाया, तो वो फेडरल सिस्टम रखा, फेडरल सिस्टम रखा। मैं फेडरलिज्म को थोड़ा याद करके दूं फिर से आपको। जब छोटे छोटे स्टेट्स जो अलग अलग रहते हैं, उन अलग अलग स्टेट्स, जब ये सारे स्टेट्स एक होके जब एक एग्रीमेंट बनाते हैं और सोचते कि नहीं भाई हम लोग सारे स्टेट मिलके एक सेंटर को जन्म दें, एक देश को जन्म दें, और सारे स्टेट इंटीग्रेट होकर जब एक देश को जन्म देते हैं, उसे हम लोग फेडरल सिस्टम कहते हैं, राइट। और अगर फेडरल सिस्टम इस तरीके से होगा तो जैसे एग्जांपल लेंगे, जब फर्स्ट टाइम दुनिया में फेडरल कंट्री यूएस बना, तो यूएस में 13 स्टेट्स थे, 13 अलग अलग स्टेट्स थे। अलग अलग स्टेट्स एक साथ आए, उन्होंने एग्रीमेंट बना दी और उन्होंने कहा कि भाई हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जन्म देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जन्म लिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से क्या जन्म लेता है उनके कंट्री में? लेजिस्लेचर। क्या नाम रखे उन्होंने? कांग्रेस। कांग्रेस के कितने हाउसेस रखे? 2। एक लोअर हाउस, उसको कहते हैं हम लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा अपर हाउस, जिसको हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ सीनेट। अब हाउस ऑफ सीनेट वहां पे रखा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का तो काम सीधा सीधा है, 13 स्टेट से जो लोग चुन के जाएंगे वो सेंट्रल लेवल पे बैठ के अपने अपने लोगों के रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जो सेकेंड हाउस दिखता है, हाउस ऑफ सीनेट, भाई उसे भी उतने ही पावर देना जरूरी है कि हर स्टेट से कुछ स्पेसिफिक लोग चुन के जाएंगे सीनेट में, और वो सेंट्रल पे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेट ने देश को जन्म दिया है ना, तो वहां स्टेट को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? स्टेट ही तो ऊपर है। समझ में आई बात? फिर हमारे कंट्री में भी फेडरल सिस्टम है ना, तो फेडरल सिस्टम है तो हमारे कंट्री में भी स्टेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें हाउस रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे राज्यसभा ये स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, लोगों को नहीं, इसलिए ही हम उसे राज्यसभा कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले कि महाराष्ट्र से राज्यसभा में 19 मेंबर्स चुन के जाते हैं। ये जो 19 मेंबर्स वहाँ बैठेंगे राज्यसभा में, 21 तक इनका सेशन चला है, 1 से लेकर 21 तारीख तक पार्लियामेंट का सेशन चला, लोकसभा राज्यसभा दोनों का। तो जो 19 मेंबर्स है उनको ये बिल्कुल नहीं कहना है कि भाई नागपुर के लोगों के लिए ये करना है हमें, लातूर के लोगों के लिए ये करना है हमें, मुंबई के लोगों के लिए ये करना है। आप लोगों की बात मत करो, आप स्टेट की बात करो। आपके स्टेट को क्या चाहिए? समझ में आई बात? स्टेट को रिप्रेजेंट राज्यसभा, लोगों को रिप्रेजेंट लोकसभा। डन। अब तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, दुनिया भर में कहीं पे भी जाओगे आपको, तो हर देश में आपको लोअर हाउस का काम एक ही दिखने वाला है, और वो है लोगों को रिप्रेजेंट करना। लेकिन दुनिया भर में हर कंट्री का जो अपर हाउस है वो स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। यूएस का करता है नो डाउट, इंडिया का बिल्कुल करेगा। लेकिन हमने जहाँ से पार्लियामेंट्री सिस्टम उठाई है, मतलब ये सिस्टम ब्रिटेन से, ब्रिटेन का अपर हाउस बिल्कुल भी वहाँ के स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लॉर्ड्स बोले तो बड़े लोग, और बड़ा कौन है उधर वहाँ पे? किंग। और किंग के साथ और कौन? किंग के सारे फैमिली मेंबर्स। उसके अलावा कौन? किंग ने जिसको भी टाइटल्स दिया है वो मेंबर्स। तो सारे ये लोग लॉर्ड्स के मेंबर्स रहते हैं। लॉर्ड्स के इलेक्शंस नहीं होते हैं, लॉर्ड्स का कोई टर्म नहीं है, लॉर्ड्स के मेंबर्स का कोई टर्म नहीं है। अगर मैं लॉर्ड्स का मेंबर बना तो मेरे मरने तक मैं लॉर्ड्स का मेंबर हूँ। मरने के बाद भी मेरा जनरेशन, पहला सबसे बड़ा बच्चा, वो लॉर्ड का मेंबर रहेगा। वैसे सिस्टम वहाँ चलेंगी। उनका काम पता है क्या है? उनका काम ये है कि उनके क्राउन को रिप्रेजेंट करना। वो अपने किंग एंड मतलब रिचेस्ट पर्सन, ऐसे जो लोग हैं वीआईपी लोग, उनको बस सपोर्ट करते हैं, और उनका काम कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, दुनिया में आप कहीं भी जाओगे तो आपको ये हाउस ज़्यादा पावरफुल दिखेगा, ये हाउस कम दिखेगा। क्यों? अरे लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला है भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये हाउस ज़्यादा पावरफुल दिखना चाहिए कि नहीं? ये कम दिखना चाहिए। इंग्लैंड का लॉर्ड्स अपर हाउस दुनिया का सबसे कमजोर सेकंड चैम्बर है। नो पावर्स, पावरलेस। वो बिल रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो बिल वापस नहीं भेज सकते। ऑर्डिनरी बिल अगर उनके पास आया ना पास होने के लिए, 1 साल तक वो बस होल्ड करके रख सकते हैं। 1 साल में अगर डिसीजन नहीं लिए, ऑटोमेटिकली पास हो गया, ऐसे कंसिडर किया जाता है। तो एकदम पावरलेस वो हाउस है। हमारा राज्यसभा लॉर्ड से कई गुना पावरफुल है। लेकिन हमारे राज्यसभा को अगर हम लोग सीनेट से कंपेयर करेंगे, तो छोड़ो, सीनेट से कंपेयर ही मत करो यूएस के सीनेट से। यूएस का सीनेट ये दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल सेकंड चैम्बर है।
सीनेट से ज़्यादा पावरफुल और दुनिया में कोई सेकंड चैम्बर नहीं, इतना कि उनका जो लोअर हाउस है ना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उससे भी ज़्यादा पावरफुल सीनेट है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल सीनेट है। तो यूएस का फंडा ही अलग है, ठीक है। हमने हमारे हिसाब से, हमारे तरीके से हमने हमारे लेजिस्लेचर को डिज़ाइन किया, उस तरीके से जितने पावर्स देने थे हमने यहाँ अपर हाउस को, राज्यसभा को दे दिया। ठीक, डन, क्लियर हो गए दोनों कंसेप्ट, ये दोनों हाउसेस क्या हैं। चलो अब हेडिंग दीजिए आप। अच्छा, ये पार्लियामेंट मतलब कौन से आर्टिकल के बारे में हम लोग देख रहे थे, आर्टिकल 79। अब हेडिंग दीजिए आप आर्टिकल 80, राज्यसभा। हम बात कर रहे हैं अपर हाउस की, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड चैम्बर की, राज्यसभा, क्या उनका रोल या फिर वो किसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारा हो गया डिस्कशन। हम सीधा कूद पड़ते हैं कि कंट्री के हमारे राज्यसभा का कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन में बेसिकली हमें ये देखना है कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स बैठते हैं, उसमें कुछ इलेक्टेड है क्या, कुछ नॉमिनेट है क्या, स्टेट के है क्या, यूटीज के है क्या, उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं, उसका एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया है कि इतने बैठ सकते हैं, इसके ऊपर नहीं बैठ सकते, उसके नीचे हो सकते बिल्कुल, लेकिन एक जो उन्होंने नंबर दिया है उससे ज़्यादा राज्यसभा में मेंबर्स नहीं बैठ सकते, जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। सो अगर हम लोग स्ट्रेंथ देखें तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 इतने मेंबर्स बैठ सकते हैं, यह है स्ट्रेंथ। उसमें से आपको कुछ इलेक्टेड और कुछ नॉमिनेट रह गए। इस 250 मेंबर्स में से जो इलेक्टेड मेंबर्स मैक्स टू मैक्स रह सकते हैं वो रह सकते हैं 238, और नॉमिनेट मेंबर में ऑफ कोर्स मैक्स टू मैक्स जो मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं वो रह सकते हैं मेंबर्स 12। प्रेसिडेंट को नॉमिनेट मेंबर बिल्कुल राइट है, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विसेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे क्षेत्र में जिसने बहुत बेहतरीन काम किया है उनमें से वो नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मेंबर्स वो कर सकते हैं, ठीक है। 238 एंड 12 ऐसे 250 मैक्सिमम रह सकते हैं वाला मामला है। लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअली कितने रह रहे हैं। अब वो रह रहे हैं उसको भी हम लोग दो पार्ट में देखते हैं, एक बिफोर 2019 और दूसरा जो है आफ्टर 2019। क्यों ऐसा वो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन 2019 तक क्या मामला था पहले वो देखते हैं। 2019 पहले हम लोग कह रहे हैं कि राज्यसभा में मैक्स टू मैक्स 250 मेंबर्स बैठ सकते हैं, लेकिन 2019 तक ये मेंबर्स बैठते थे 245 मेंबर्स में कुछ मेंबर्स इलेक्टेड एंड कुछ नॉमिनेट। तो नॉमिनेट मेंबर्स तो फिक्स है 12, मतलब 2019 में भी फिक्स ही थे, और ऑफकोर्स 245 बैठ रहे हैं, 12 ये नॉमिनेट ही हुए, तो रिमेनिंग जितने भी बचे 233 ये इलेक्टेड मेंबर्स थे, इलेक्टेड नॉमिनेट इस तरीके से। अब बस हमें ये देखना है कि ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हमें दिख रहे हैं 233, इसमें से सब के सब स्टेट्स की ही थे क्या, या फिर यूनियन टेरिटरीज को भी कुछ सीट्स दिए गए थे। वो अगर हम लोग देखें तो ऑफकोर्स इस 233 में कुछ ये स्टेट्स के तो कुछ यूटीज के थे। 233 में से 4 सीट्स यूटीज को एंड रिमेनिंग 229 स्टेट्स। पहली बात तो 2019 में हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स थे 28 2019 में, और टोटल नंबर ऑफ यूटीज थे 7 ही थे। दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, देन चंडीगढ़, इसके बाद आपका दादरा नगर हवेली और दीव दमन, 7 इतने थे। इस यूटीज को लेकिन 4 ही सीट्स हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि सारे के सारे यूटीज को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया ना, कुछ ही यूटीज होंगे जिनको रिप्रेजेंटेशन दिया होगा, क्योंकि 7 यूटीज है और नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 4 हैं। तो अगर हम लोग इन 4 सीट्स को देखें तो सिर्फ 2 ही यूटीज ऐसे थे जिन यूटीज को यहाँ पे कुछ नंबर्स मिलते हैं राज्यसभा के लिए, एक दिल्ली, दूसरा पौंडीचेरी। दिल्ली को 4 में से 3 और पौंडीचेरी 1। ये 2019 तक मामला है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ये तो जाती हैं यूटीज के साथ, क्यों नहीं हमने बाकी 5 जो यूटीज हैं उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दिया या फिर यूटी मतलब राज्यसभा में जगह दी। तो अगर हम लोग बाय बुक देखें, बुक के रेफरेंस ले, तो बुक ये बताता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बोल दे सीधा सीधा हम लोग, ये बताता है कि बाकी जो यूटीज है जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं हम लोग दे रहे हैं, वो यूटीज में पॉपुलेशन इतना कम है
कि हम लोग उस पॉपुलेशन के आधार पे राज्यसभा में एक भी सीट नहीं दे सकते हैं, ये कहना है। ठीक है, ये रीज़न हम लोग कंसिडर करके चलते हैं, लेकिन इसके अलावा और एक रीज़न है जो थोड़ा अलग एंगल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा मैं। उस रीज़न को मैं बाद में बिल्कुल कंफर्म बताऊंगा। अभी बस इतना आप सोच के चलिए कि बेसिकली राज्यसभा में पढ़ेंगे हम लोग, आज या कल ही पढ़ेंगे, क्या है सेकंड रीज़न कि सिर्फ और सिर्फ 2 यूटीज़ को है, बाकी यूटीज़ को नहीं दिया गया। और बाकी यूटीज़ को ये बोल के नहीं दिया गया कि भाई आपकी पॉपुलेशन बहुत कम है, हम लोग एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते आपको। ठीक है, इस तरीके से हमें नंबर्स मिलते हैं। लेकिन 2019 के बाद की सिनारियो चेंज हुआ, और जैसे आज अगर हम लोग देखें सीधा 2025 में क्या सीन है राज्यसभा का, तो राज्यसभा में पहले जितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे उतने ही है, वो चेंज नहीं हुए। मतलब आज भी राज्यसभा में 245 सीट्स ही है, इतने ही मेंबर्स बैठ रहे हैं। उसमें इलेक्टेड एंड नॉमिनेट भी सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 नॉमिनेट एंड 233 इलेक्टेड। बस जो चेंज होगा वो स्टेट एंड यूटीज के नंबर्स में होगा, और वो ये कि आज 233 में से अगर हम लोग स्टेट को देखें और यूटीज को देखें तो स्टेट्स को सीट्स जाती है 225 और यूटीज को सीट्स जा रही हैं 8। तो इसका मतलब ये है कि पहले जिन यूटीज को रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंटेशन नहीं था उनको यहाँ पे प्रेजेंटेशन मिला होगा, ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिला यूटी को ही है, लेकिन मामला ये हुआ कि 2019 तक जम्मू कश्मीर ये स्टेट था तो जम्मू कश्मीर को भी रिप्रेजेंटेशन होगा, नो डाउट। ऑफकोर्स ये स्टेट था तो हम उनके सीट्स इसमें कंसिडर करेंगे। 229 में से भाई जैसे यूपी से 31 है, महाराष्ट्र से 19 है, त्रिपुरा से 1 है, जम्मू कश्मीर से 4 है, इसी में है। लेकिन 2019 के जम्मू कश्मीर एक्ट ने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेट का स्पेशल भी निकाल दिया, स्टेट भी निकाल दिया, उसको बनाया यूटी। तो यूटी अगर बना है तो उस यूटी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, एटलीस्ट इतना तो गवर्नमेंट ने किया कि हाँ भाई जितना तक सीट था ना उतना ही जम्मू कश्मीर को रहेगा। लेकिन अगर आज जम्मू कश्मीर यूटी हुआ तो हमने ये जो 4 सीट्स उनके थे वो स्टेट से निकालना पड़ेगा ना, तब जाके वो 229 से कम होके जा रहे हैं 225, और यहाँ हमें बढ़ाना पड़ेगा। जो पहले 4 यूटीज़ को थे वो हुए आज 8, और इस हिसाब से अगर अभी हम लोग देखें तो यहाँ जम्मू कश्मीर को 4 सीट्स, बाकी तो सेम है, दिल्ली 3, पौंडीचेरी 1। ठीक है, डन, क्लियर। कंपोजिशन पे आपको 101% क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, और बिल्कुल भी क्यों ना बने, मतलब ये तो अभी तो बनना ही चाहिए, क्योंकि कश्मीर जम्मू कश्मीर यूटी होने के पहले का सिनेरियो अलग था, अब सिनेरियो चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गए, क्वेश्चन बिल्कुल बन पाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात लेकिन समझने जैसे है ना, चलो इसी पे हम लोग देखते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन मिला है स्टेट को राज्यसभा में, वो बिल्कुल भी ऐसा इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, जैसे अगर हम लोग हमारे कंट्री में देखें तो मतलब एक बड़े वेरिएशन ही रख दूं मैं, यूपी, देन महाराष्ट्र, अभी हम लोग जम्मू कश्मीर की भी बात की, या फिर यहाँ पे अगर हम लोग त्रिपुरा लें, 4 स्टेट को भी कंपेयर करें तो हमें ये दिखेगा कि सबसे ज़्यादा सीट्स अगर राज्यसभा में है तो वो यूपी स्टेट से हैं, 31 जाते हैं राज्यसभा में, 245 में से 31 अकेले यूपी से। इसके बाद महाराष्ट्र को अगर देखें तो वो 19 है, जम्मू कश्मीर अभी हमने देखा 4, त्रिपुरा अगर देखते हैं तो ओनली 1। तो यहाँ बिल्कुल भी आपको इक्वलिटी नहीं दिख रही है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि यही बेसिकली इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। अब उनका हिसाब क्या है इक्वल रिप्रेजेंटेशन का, जैसे पहले मैं बता दूं कि यूएस का इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यूएस का सीनेट, अपर हाउस, सीनेट में टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है वो है 100 मेंबर्स बैठते हैं। यूएस के अभी अगर हम लोग स्टेट्स देखें तो यूएस में टोटल स्टेट्स है 50, हर स्टेट से 2 मेंबर जाते हैं, इस तरीके से 50 स्टेट से 100 मेंबर सीनेट में बैठते हैं, मामला खत्म। एक भी मेंबर ये प्रेसिडेंट वहां का नॉमिनेट नहीं करता, एक भी नॉमिनेट नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल कोई लेन देन नहीं है, सारे के सारे इलेक्टेड हैं, और हर एक स्टेट से 2, उस तरीके से 50 स्टेट से 100 जा रहे हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो ये यूएस के हिसाब से इक्वल हुआ, लेकिन ये हमारे हिसाब से इक्वल हुआ।
हमने हमारा इक्वल वाला फंडा क्या रखा, जिस तरीके से पॉपुलेशन उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये फंडा हमारा है, तो उस हिसाब से इंडिया भी सही है, इनके हिसाब से वो सही है। अब लेकिन अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पॉपुलेशन उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, तो कितने पॉपुलेशन के पीछे कितना रिप्रेजेंटेशन, ये पूछोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास इसका जवाब नहीं है, वो नहीं है। यही बात अगर लोकसभा की रहती तो लोकसभा को लेके लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने जवाब दिया रहता कि भाई 10 लाख के पीछे एक मेंबर, ये फॉर्मूला। राज्यसभा में नो फॉर्मूला, कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। आप याद करो, हमने अगर शेड्यूल पढ़े हैं तो शेड्यूल में से 4th शेड्यूल पढ़ा है, 4th शेड्यूल पढ़ा है हमने, जिसमें हमने ये देखा है कि राज्यसभा की सीट्स कितने किसको क्या है, लेकिन वो डिसाइड कौन करता है, पार्लियामेंट। उसके लिए कोई फॉर्मूला मतलब ये नंबर नहीं है पॉपुलेशन का, है पॉपुलेशन का ही, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं है उनके पास। तो रैंडमली इनका ज़्यादा पॉपुलेशन है, इनको इतना सीट्स, इनका कम पॉपुलेशन, इनको इतना सीट्स, ये यूज़ किया गया। यूएस में लेकिन वैसा नहीं। यूएस में लेकिन पता है इसका मतलब होता भी क्या है, जैसे यूएस के 50 स्टेट्स में से लगभग 8 से 9 स्टेट्स जो है ना वो बहुत ही छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो फिर क्या हो जाता है, जो बहुत बड़े हैं उसमें से भी 2, जो बहुत छोटे हैं उसमें से भी 2, तो छोटे एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि अरे उनको है ना काइंड ऑफ ज़्यादा ही रिप्रेजेंटेशन ना। तो ये हर कंट्री का अलग अलग होगा, भाई यूएस इस तरीके से इक्वलिटी लाता है, हमने इस तरीके से लाया है। तो पहले तो आप मतलब इसे समझिए कि हमने इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं रखा, और इसको लिख के ही रख दीजिए एटलीस्ट 4 स्टेट के, कि यूपी से इतना, महाराष्ट्र से इतना जाता है, त्रिपुरा से इतना जाता है। मैथ्स द पेयर पे क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी पे बनेंगे, कोई भी स्टेट पे बन जाए। हाँ नहीं, देखो कैसा है ना कि जैसे हम लोग जब लोकसभा पढ़ेंगे ना, तो लोकसभा में भी ऐसा स्ट्रेंथ मिलेगा कि लोकसभा में मैक्सिमम 552 बैठ सकते हैं, ऐसा मिलेगा, लेकिन आज बैठ रहे हैं 543। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करके रखा है, एक लिमिट बना के रखा है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, उसके नीचे रह सकता है। तो उस हिसाब से पार्लियामेंट ने अपना जो भी फॉर्मूला यूज़ किया होगा उन्होंने अपने लेवल पे, उस हिसाब से उनके सीट्स निकल रहे 245। वो दे सकते थे, जैसे 5 यूटीज बचे ही थे, एक नंबर दे सकते थे, लेकिन वो आंसर देते हैं कि भाई पॉपुलेशन कम है। लेकिन ये हमने रीज़न पढ़ा है, इससे एक बड़ा रीज़न दूंगा, लेकिन वो रीज़न आपको कई किताब में नहीं मिलेगा, कोई किताब में नहीं मिलने वाला, मैं दूंगा, लेकिन मैं रीज़न दूंगा एक आपको कि क्या रीज़न हो रखे हैं, लेकिन वो आपको सीरियसली आप दूसरी किताब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लक्ष्मीकांत आपके पास होगी, लक्ष्मीकांत सर की एक बुक में ही सारा बहुत ज़्यादा डिटेल दिया है, लेकिन वो रीज़न आपको वहाँ पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि वो रीज़न क्या है। ठीक है, चलो उसके बाद देखेंगे हम लोग इनका क्वालिफिकेशन में इंपॉर्टेंट जो है कि वो एटलीस्ट वो पर्सन, वो कैंडिडेट, उसने अपने 30 ईयर्स उम्र के कंप्लीट करना ज़रूरी है। यही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को था 35। और थर्ड पॉइंट कॉमन है, डालो फिर मैं उसमें सब पॉइंट्स रखूंगा कि पार्लियामेंट ने जो भी कंडीशंस मेंबर्स के सामने रखी हैं वो सारे कंडीशंस फुलफिल करना ज़रूरी, शुड फुलफिल ऑल कंडीशन ऑफ पार्लियामेंट। अब कंडीशन क्या है, उस कंडीशंस को हम लोग देखते हैं कि वो जिस स्टेट से इलेक्ट होके राज्यसभा जाएगा, वो पर्सन उस पर्टिकुलर स्टेट का रेसिडेंट, वो पर्सन जिस स्टेट से राज्यसभा में चुन के जाएगा, इलेक्ट होगा, वो पर्सन उस पर्टिकुलर स्टेट का रेसिडेंट रहना जरूरी नहीं है। लोग वेट कर रहे थे ना कि हाँ जरूरी है, ना ही है, यही तो मामला है। अब ये तो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, ये क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविजन नहीं किया था। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन ये किया था कि भाई जो जिस स्टेट से चुन के जाएगा ना, वो उस स्टेट का रेसिडेंट हो। इसको लगभग 2003 में या 2004 में इसको चेंज किया, और एक वर्ड को चेंज किया गया। पहले था कि रेसिडेंट रहना ज़रूरी है, एक वर्ड डाला गया रेसिडेंट रहना ज़रूरी नहीं है। तो ये क्यों किया गया भाई, ये तो उनका एडजस्टमेंट है कि उनकी सही तरीके से एडजस्टमेंट होना, इसलिए वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहली बात, वो उसी स्टेट का रेसिडेंट रहना ज़रूर रहना चाहिए, ये बात एक्चुअली लॉजिकल है, और वो उस स्टेट का रेसिडेंट नहीं रहना चाहिए, वो बात बिल्कुल भी इनलॉजिकल है। अब आप सोचिए, महाराष्ट्र से 19 लोग जाएंगे कैंडिडेट राज्यसभा, जिनके ऊपर हम लोग काम सौंप रहे हैं कि आपने महाराष्ट्र स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। पता चला
महाराष्ट्र से हमने 3 कैंडिडेट कर्नाटका के खड़ा कर दिए। एक तो कर्नाटका और अपना वैसे भी बड़ा पंगा है, बहुत ज़्यादा पंगा है। हमारे विदर्भ के लोगों को फर्क नहीं पड़ता पंगा उंगा से उधर, लेकिन आप चले जाओ वेस्टर्न महाराष्ट्र, उनके बहुत ज़्यादा पंगे हैं। अब वहाँ आपने कर्नाटका वालों को अगर सीट्स दे दिया तो वो क्या ढंग से महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करेंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन लॉ बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में लॉ फिर भी बनाएंगे तो कौन बनाएगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पीछे क्या है? पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से लॉज बनाएंगी कि उनका कहीं ना कहीं काम हो जाए। अरे बड़ा सिंपल बता दूं, बहुत सिंपल एग्जाम बता दूं। मामला क्या हो जाता है ना, इससे पता है फायदा क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज को। एग्जाम्पल लेंगे, हर स्टेट्स के इलेक्शन ये कैसे क्या हो सकते हैं, मैं बड़ा सिंपल बता दूं। एग्जाम्पल लेते हैं, महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए इलेक्शन है और 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, एग्जाम्पल 6 महीने पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। लोकसभा एग्जाम्पल, लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी ने उनका जो सबसे ताकतवर कैंडिडेट, फिलहाल अभी मोदी जी का सबसे ताकतवर कैंडिडेट कंगना रनावत है, कंगना रनावत को खड़ा किया और कंगना रनावत अगर हार गई, इलेक्शन हार गई, तो फिर क्या? एक काम करो, कहाँ इलेक्शन है अभी? ना यहाँ से है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अभी हमारा होल्ड है। एक काम करो, कंगना को ना महाराष्ट्र से खड़ा कर दो, मामला खत्म। चुन के आ जाएंगी, कहीं के भी रहे, वो हिमाचल प्रदेश से रहे, मंडी से रहे, कहीं से भी रहे, महाराष्ट्र से चुन के आ जाएंगे। तो ये उनका एडजस्टमेंट है, इसलिए ये कंडीशन है कि वो पर्टिकुलर पर्सन सेम स्टेट का रेसिडेंट रहना कंपलसरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट यहाँ नहीं देखते, वो यहाँ लागू नहीं होता है। SC/ST रिजर्वेशन या फिर रख ही लेते हैं, लेकिन याद रखना राज्यसभा में लागू नहीं होगा, वो लोकसभा में होगा। यही नहीं देखते हम लोग, छोड़ो, राज्यसभा में वो लागू नहीं होता, लोकसभा में ही देखेंगे। SC/ST रिजर्वेशन का मैं लोकसभा में देखूंगा, बताएंगे हम लोग। ठीक है, ये तो हुआ भी उनका क्वालिफिकेशन। अब हम लोग थोड़ा वो पॉइंट्स भी देखते हैं कि अगर वो उस कंडीशन में, मतलब जो हम लोग देखेंगे, अगर उस कंडीशन में वो पकड़ा जाता है तो वो एज अ कैंडिडेट या फिर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो उसके अनक्वालिफिकेशन के लिए, नॉन क्वालिफिकेशन के जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। तो डालो नॉन क्वालिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट, अगर वो पर्सन इलेक्शन में करप्शन करके अगर चुन के आया है, इलेक्शन में अगर करप्शन करके चुन के आया है और वो बेसिकली उसने क्राइम किया है, उसके एलिगेशंस अगर प्रूफ होते हैं, हाईकोर्ट ने अगर उसे सज़ा सुनाई, अगर हाईकोर्ट ने उस पर्सन को सज़ा सुनाई कि उसने इलेक्शन में करप्शन से वो पर्सन जो है वो चुन के आया है, तो हाईकोर्ट का जिस दिन डिसीजन आएगा कि यस ही इज़ गिल्टी और शी इज़ गिल्टी, उस डिसीजन जिस दिन आया है वहाँ से तो नेक्स्ट 6 ईयर तक पर्टिकुलर पर्सन किसी भी इलेक्शन के लिए जो है वो क्वालिफाइड नहीं रहता। किसी भी बोल रहा हूँ मैं, ये जो पॉइंट्स है ना, राज्यसभा में भी लागू होते हैं, ये सेम लोकसभा में भी लागू हो गए, ये सेम विधानसभा एंड विधान परिषद में भी लागू हो गए। ठीक है, तो वो कहीं पे भी चुन के नहीं आ सकता। मैं उसका एग्जांपल भी दूंगा। इलेक्शन में करप्शन, हाईकोर्ट का डिसीजन, जिस दिन डिसीजन, वहाँ से नेक्स्ट 6 ईयर तक। 5th लोकसभा का इलेक्शन हुआ 1971 और 5th लोकसभा में रायबरेली से इंदिरा गांधी चुन के आ गई और इंदिरा गांधी के जो खिलाफ थे उस टाइम पे, उसका नाम था राजनारायण। अब भाई वो हार गया, ठीक है, इंदिरा गांधी जीत गए। अब इंदिरा गांधी के पहले से ही क्या लोकसभा की मेंबर नहीं थी वो? इतना याद रखो, इंदिरा गांधी जब देश की पहली बार प्रधानमंत्री हुई तब वो राज्यसभा की मेंबर थी 1966 में, वो हम लोग बाद में करेंगे डिस्कस। लेकिन 1971 रायबरेली चुन के आ गए, राजनारायण हार गया। राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाल दी केस, मैडम ने करप्शन किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रही है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आया 12 जून 1975 की यस शी इज गिल्टी, करप्शन हुआ है। और ये अगर डिसीजन आया, मामला ख़त्म। तब देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी 1975 में, और अब लेकिन अगले 6 साल तक वो इलेक्शन तो नहीं लड़ पाती, जेल में भी जाती, पूरा पॉलिटिकल करियर ख़त्म इंदिरा गांधी का। अरे लेकिन वो इंदिरा गांधी थी, खुद का पॉलिटिकल करियर ख़त्म नहीं करेंगी, लोग ख़त्म कर देंगी। इसी कारण तो उसी महीने मैंने आपको डेट बताई 12 जून, उसी महीने 26 जून 1975 3rd इमरजेंसी लागू, नया 42nd अमेंडमेंट चालू,
और 42nd अमेंडमेंट में फिर एक प्रोविजन डाली थी कि कोई भी कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर, इनके इलेक्शन का कोई भी पॉइंट पे जजमेंट नहीं दे पाएगा। ए लो भाई, कौन देगा फिर? तो मैडम कहते ट्रिब्यूनल्स लगाएंगे हम लोग, ट्रिब्यूनल्स अपॉइंट करेंगे, वो देंगे जजमेंट। जिसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने जो जजमेंट दिया था ना, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया, कई जजेस का ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ से वहाँ सबको फेंक दिया गया और वो मामला पूरी तरीके से शांत हुआ। शांत नहीं हुआ एक्चुअली, उस टाइम पे इंदिरा गांधी का जो सबसे बड़ा दुश्मन था, बहुत बड़े एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के, बड़ी पर्सन थे यार, हाँ जेठमलानी, राम जेठमलानी, इंदिरा गांधी का बड़ा वो दुश्मन था। लेकिन क्या पता उसका क्या दिल पिघला, वो गया इंदिरा से मिलने रात में और उसने कहा कि टेंशन मत लो, मैं केस लूँगा तुम्हारी, सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे केस, छूट जाओगे। गई सुप्रीम कोर्ट में, प्रूफ्स ही नहीं हुए, मतलब कि वो करप्शन हुआ, वो मामला रफा दफा हो गया। लेकिन अगर वो मामला लागू होता तो 1975 से लेके तो नेक्स्ट 1981 तक इंदिरा गांधी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्लियर? देन अगर कोई भी पर्सन स्टॉकिंग मतलब पैज या फिर बाकी सारी चीज़ें गोदाम में भर के रख देना, स्टॉकिंग, इसके रिलेटेड एक्ट में अगर पकड़ा गया, उसको सजा हुई, सजा काट के वो बाहर निकला। स्टॉकिंग के मामले में किसी को सजा हुई, सजा काट के वो बाहर निकला, जिस दिन वो सजा काट के बाहर निकला वहां से 5 साल तक वो किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। स्टॉकिंग एक्ट, फिर से बता दूं, अगर इस एक्ट के तहत उसे सजा हुई, एग्जाम्पल लेते हैं, सजा हुई, कोर्ट कह रहा है भाई 3 साल के लिए जेल में डालो इसे, 3 साल वो जेल चला गया, और एग्जाम्पल लेते हैं कि 1975 की बात है तो 3 साल तो जेल रहेगा 1978। ये प्रोविजन ये बताता है कि जिस दिन वो छूटा है वहां से सामने 5 साल तक वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। मतलब 78 से लेके सामने 82, 83 जो भी आएगा तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ऐसे ही है, देखो क्या है, अगर किसी भी पर्सन के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं और करप्शन के चक्कर में वो जेल जाता है और जेल में सजा काट के वो बाहर आता है, तो करप्शन के चार्जेस के कारण वो जेल गया था, जितने भी साल जेल में था, जेल में सजा काटने के बाद जिस दिन वो बाहर निकलेगा वहाँ से लेके नेक्स्ट 5 ईयर तक ही इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन। कंफ्यूज नहीं होना है, आपके माइंड में ये आ रहा है कि ऊपर का पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम ही है, बिल्कुल नहीं है। ऊपर का पॉइंट इलेक्शन का करप्शन था, ये जनरल करप्शन है कुछ भी। लालू जी जैसे कॉमेडियन MP पूरे दुनिया में पैदा नहीं हुए, कोई नहीं हुआ। मतलब वो भी इतना एंटरटेन करते थे कि जिसकी कोई हद नहीं थी। मतलब उनको वो भी करना है, एलिगेशंस भी लगाना है तो वहाँ पे भी उसको जोक मारना है हर मामले में। शुरुआत ही अपने भाषण की ऐसे करते थे कि बस छोड़ दो। एक बार पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि मैं लालू प्रसाद यादव, मेरा जन्म 1948 को हुआ और मैं पैदा होने के पहले अंग्रेज देश छोड़ के भाग गए। यहाँ से शुरुआत कर रहे वो, फिर अपनी बातें रख रहे। बहुत बड़े कॉमेडियन थे, ठीक है। और लालू जी को जेल हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लालू जी अंदर गए तो वाइफ सामने आ गई, वो उन्होंने पॉलिटिक्स चलाया। एनीवेज, नेक्स्ट, इलेक्शन में ये जितना भी प्रमोशन के लिए एक्सपेंडिचर्स करते हैं मेंबर्स, सबको राइट है। और इलेक्शन कमीशन हर बार कुछ नए लॉज बनाता है, उस लॉज के हिसाब से उनको एक कोटा रहता है कि आप इतना कर सकते हो। अभी लास्ट टाइम भी रिवाइज़ हुआ मेरे ख्याल से, अभी तो 90,000 समथिंग कुछ तो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो बड़े कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते हैं, तो अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। पैसे की कमी थोड़ी रहती है, बिल्कुल कोई कमी। आप आज देखो, मतलब पिछले 10 साल में सही में सोचने वाली बात है। मैं बहुत बार पिछले 10 साल में बोलता हूँ तो आपको लगता होगा कि यार ये मतलब बीजेपी को ही टारगेट करते हैं क्या। बात बीजेपी की नहीं है, लेकिन सही में मैं पिछले 10 साल में सोचने वाली बात है। करप्शन पहले भी होता था, बहुत होता था, आज भी होता है। आज बस ये है ना कि वो सामने सामने दिख नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, पहले करप्शन करने वाले जो पीते थे ना करप्शन, वो स्पून से पीते थे, अभी तो सीधा थाली मुंह में लग रही है, इतना करप्शन बढ़ गया है। आप देश भर में कहीं पे भी जाइए और कहीं पे भी आप RSS के फिलहाल ऑफिसेस देखिए, कहीं पे भी जाइए, इतने आलीशान ऑफिसेस बने हैं
कि एक ऑफिस के लिए कम से कम मैं बता रहा हूं 20, 25, 30 करोड़ खर्चा आया है। ऐसे कई ऑफिसेस है, कई ऑफिसेस। आप बीजेपी का हेडक्वार्टर देख भी नहीं पाओगे, देख लो अगर कहीं आपको इमेजेस मिल जाएंगे इमेजेस। इतना आलीशान बना है ना कि देश का कोई होटल भी नहीं है 5 स्टार होटल उतना बेहतरीन। करोड़ ऑफ रुपए खर्च हुए। कहां से इतना डोनेशन आता है? आ तो रहा है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वो आ रहा है तो उसके पीछे भी क्या है वो समझने वाली बात है ना भाई, वो तो सोचने वाली बात है। कोई इतना अगर डोनेशन दे रहा है, नो डाउट कौन दे रहा है वो भी बड़ा साफ साफ है। डोनेशन लेना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई लिमिटेशंस नहीं है कि वो कितना डोनेशन ले सकता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अदानी चाहे तो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बीजेपी के नाम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं डोनेशन के नाम से। इलेक्शन कमीशन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। बस इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें ना बस नंबर दे दो कि कितना डोनेशन आया है, बाकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो छोड़ दो आप। इतना पैसा आता है तो इसी चक्कर में जो है वो प्रमोशन भी उस तरीके से जम के जो है वो करते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने अभी बात किया था कि अभी इस साल इन द सेंस 2026 की बात कर रहा हूँ, इस साल का सबसे बड़ा महासंग्राम, सबसे बेहतरीन जो इवेंट होने वाला है वो होने वाला है मार्च 2026 वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन। अरे बहुत मजा आएगा देखना, आप बस टीवी पकड़ के रखा करो और न्यूज़पेपर पकड़ो, बहुत मजा आने वाला है। टीवी वाला मामला ये है कि आजकल टीवी एंकर जो है बहुत बड़े बायस हो गए हैं, हमें थोड़ा यूट्यूब पे शिफ्ट होना रहता है क्योंकि यूट्यूब थोड़ा सा बताता है। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा टीवी एंकर्स में से एक एंकर ने अपना रूप बदल गया है। गिरगिट है, रूप तो बदल सकता है, पता होगा आपको मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, अर्नब गोस्वामी। 1 हफ्ता हो गया उसके ना, शायद उसके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है उसके बोल ही बदल गए। गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहा है भाई, मोदी जी को क्वेश्चन कर रहा है। अरे वो बंदा बेसिकली मैं आपको बताऊं बहुत बेहतरीन एंकर है वो। 2014 के पहले आप उसको सुनो, उसका बात करने का तरीका, सवाल करने का तरीका बहुत बेहतरीन। जब कांग्रेस थी ना पूरा चढ़ जाता था वो, और बहुत अच्छा एक्चुअली जर्नलिस्ट है वो, बहुत अच्छा। लेकिन 10 साल से पूरा मर गया था। हालांकि उसके कुछ सुर चल रहे थे, अभी हफ्ते से थोड़ा सा जाग रहा है वो, अभी देखते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन वहाँ वेस्ट बंगाल में आपको बता रहा हूँ जो इलेक्शन होगा ना, बीजेपी बहुत तगड़े तैयारी में है। कुछ भी हो जाए, मतलब वो कहते हैं ना कि क्या क्या साम दंड भेद है ना, सब करके रख देंगी बीजेपी। लेकिन इस साल तो पूरा कोशिश करेंगे भाई कि वो आ ही जाए, नहीं तो ना कुछ रहेगा ही नहीं बीजेपी का। पिछले बार भी एक लेडी ने हरा दी, उसके पहले भी बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई, तो इस बार तो बड़ा महासंग्राम होने वाला है। तो उस तरीके से ना वहाँ पे पैसे भी ठूसे जाएंगे, और ठूसे इन द सेंस ऑफ कोर्स करप्शन, विदाउट करप्शन नहीं होता है, कोई वो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। इतना सप्लाई होता है ना चीज़ें, आप यकीन नहीं कर सकते, आप यकीन नहीं कर सकते। हम अर्बन एरियाज़ में रहते तो बहुत बार हमारे आंखों के सामने आती नहीं, रूरल एरिया में तो अरे बाप रे, वो 2-3 दिन जो रहते हैं ना इलेक्शन के, अरे लोग तो ऐसा एंजॉय करते जैसे वाह 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 वाह। 5 साल में एक बार तो गरीब के थाली में बिरयानी आती है, एटलीस्ट तब तो नसीब होती है, बाकी नसीब हो ना हो। एनीवेज, तो इलेक्शन में जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, हर कैंडिडेट को उसने कितना पैसा खर्च किया है उसका पूरा डिटेल ये इलेक्शन कमीशन के सामने रखना जरूरी रहता है। अगर उसने किया हुआ खर्च और उस खर्च का अगर उसने डिटेल नहीं रखा, जो भी इलेक्शन कमीशन ने स्पेसिफिक डेट दिया था, अगर तब तक उसने सबमिट नहीं किया कि उसके कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, और वो डेट निकल गई, तो इलेक्शन कमीशन उसे नेक्स्ट 3 ईयर्स तक कोई भी इलेक्शन के लिए अनक्वालिफाइड घोषित कर देंगे। ठीक है, वो पर्सन गवर्नमेंट टेंडर लेने वाली नहीं होना चाहिए। ऐसा पर्सन है जो गवर्नमेंट के टेंडर लेती है, उसे राज्यसभा कैंडिडेट के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप सोचो, जो गवर्नमेंट के ही टेंडर लेते हैं और वही पर्सन अगर चुन के आ गया तो हो गया, फिर तो वाह वाह वाह, सारे टेंडर उसी को मिलेंगे फिर तो नेक्स्ट। या फिर वो पर्सन किसी भी ऐसे कंपनी का सेक्रेटरी, मैनेजर, वो पर्सन किसी भी ऐसे कंपनी का सेक्रेटरी या मैनेजर ना हो जिस कंपनी में एटलीस्ट 25% कैपिटल ये गवर्नमेंट का है। मतलब अगर 25 या फिर 25% से ज़्यादा कैपिटल गवर्नमेंट का जिस कंपनी में लगा है, उस कंपनी का वो सेक्रेटरी, मैनेजर नहीं होना चाहिए। अगर उस पर्सन पे अनटचेबिलिटी, डाउरी,
इस तरीके के केसेस अगर लगे हो और इसके कारण उसको जेल हुई हो तो भी वो डिस्क्वालीफाई है। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। मामला ये है कि अगर इस पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट है तो उसे बिल्कुल राज्यसभा के इलेक्शन में कोई चांस नहीं मिलेगा, लेकिन कोई पर्सन ये डिस्क्वालीफाई करना है या फिर वो इस क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में कौन आता है कौन नहीं आता है, ये डिसाइड कौन करेगा? ये भी तो डिसाइड करने वाला कोई चाहिए ना। और अगर लगता है कि भाई ये इस दायरे में नहीं आता है या फिर वो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई है तो उसको डिक्लेयर भी तो करना पड़ेगा। तो इस कैंडिडेट्स के लिए, इन कैंडिडेट्स के लिए कौन क्वालिफाइड कौन नहीं है, इसको लेके डिसीजन लेने का राइट जो है वो है प्रेसिडेंट को। लेकिन प्रेसिडेंट इसके लिए इलेक्शन कमीशन से एडवाइस लेंगे और इलेक्शन कमीशन के एडवाइस से ही प्रेसिडेंट किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे सामने जाएंगे ना वैसे वैसे फिर थोड़ा आपका कन्फ्यूजन बढ़ेगा। अभी वो मेंबर है कि बस कैंडिडेट है? ओनली कैंडिडेट ना रहे, अभी तो कहाँ चुन के गया है वो, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एज ए कैंडिडेट वो खड़ा हो सकता है क्या। तो जब वो सिर्फ कैंडिडेट है ना तो वो क्वालिफाइड है या फिर नॉन क्वालिफाइड डिस्क्वालीफाइड है, ये डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन आप सोचो कि प्रेसिडेंट के पास थोड़ी ना रूल्स रेगुलेशन है, ये रूल्स रेगुलेशन सब किसके हैं? इलेक्शन कमीशन के। इसलिए प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन से एडवाइस ले रहे हैं। पहली बात, प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन से एडवाइस नहीं लेते, इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को बताएगा कि सर ही इज़ नॉट क्वालिफाइड, और तब जाके प्रेसिडेंट कहेगा कि आप नहीं आ सकते हो। ठीक है, मामला ये होगा। लेकिन वो कैंडिडेट है तो देखो कौन है इन्वॉल्व? प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन। अगर वो चुन के आया है, अब वो मेंबर है और मेंबर रहने के बाद उसने हाउस में कुछ गड़बड़ किया, हाउस में अगर गड़बड़ किया रहता, वो क्या गड़बड़ है वो हम लोग बाद में देखेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ हम लोग देखने वाले हैं, तब उसको डिस्क्वालीफाई करने का काम प्रेसिडेंट का नहीं है, इलेक्शन कमीशन का नहीं है, तब है उस हाउस के स्पीकर का, है ना। तो तब कंफ्यूजन पड़ेगा आपको। तो तब वो लेकिन मेंबर है, अब ये मेंबर नहीं है, अब वो कैंडिडेट है। दूसरी बात, अगर वो चुन के आया रहता और करप्शन वाला मामला रहता और अगर वो कोर्ट का मामला रहता तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई हाई कोर्ट करेगा, ना प्रेसिडेंट करेंगे ना स्पीकर करने वाला है। ठीक है, तो डिपेंड की क्या सिचुएशन है उस तरीके से वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। डन। चलो अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पढ़ना है, 4 पॉइंट्स हमें देखना है, समझना है। इस बात को समझिए कि कोई भी एक पर्सन एक ही समय पे 2 हाउस का मेंबर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। अब 2 हाउस का मेंबर मतलब क्या? अब देखो कि पार्लियामेंट के भी 2 हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा, इसके अलावा स्टेट के भी तो हाउसेस हैं ना, हर स्टेट को विधानसभा तो है ही ना, असेंबली। महाराष्ट्र जैसे स्टेट को असेंबली के अलावा काउंसिल भी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक ही साथ कोई पर्सन असेंबली लोकसभा दोनों का मेंबर है, नहीं होगा। एक पर्सन एक ही साथ लोकसभा राज्यसभा दोनों का मेंबर है, बिल्कुल नहीं होगा। एक ही साथ महाराष्ट्र की विधानसभा विधान परिषद दोनों का मेंबर है, ना ही होगा। उसको कोई भी 2 में से एक ही हाउस को चुनना होगा। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आएगी कि जब एक ही साथ वो 2 हाउस का मेंबर हो चुका है तो उसके लिए क्या रूल्स लागू होते हैं ना, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा आपको 2-3-5 मिनट प्रॉब्लम देगा, बाद में क्लियर हो जाएगा। 4 पॉइंट्स हैं इसके। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी कैंडिडेट अगर सेम टाइम, ये वर्ड जरूरी है, कोई भी कैंडिडेट अगर सेम टाइम पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में, कोई भी पर्सन, कोई भी कैंडिडेट सेम टाइम अगर पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में चुन के आ गया तो उसने कुछ स्पेसिफिक डेट्स में, स्पेसिफिक डेज में उसने डिसीजन लेना है कि उसने किस हाउस का मेंबर बनना है। क्योंकि एक ही साथ वो दोनों हाउस का तो मेंबर रह नहीं सकता। उसने एक तो लोकसभा का मेंबरशिप लेना पड़ेगा या फिर उसको राज्यसभा का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। तो उसको कुछ स्पेसिफिक दिनों में ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसने किस हाउस का मेंबर होना है। इसके लिए उसको जो समय दिया जाएगा वो दिया जाएगा 10 डेज। कोई भी कैंडिडेट सेम टाइम पे पार्लियामेंट के दोनों हाउस में एक ही साथ इलेक्टेड हुआ तो उसने 10 दिन के अंदर डिसीजन लेना है कि दोनों हाउस में से कौन से हाउस का उसने मेंबरशिप लेना है, या 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली उसका अपर हाउस मतलब राज्यसभा का जो मेंबरशिप है ना वो चले जाएगा और वो लोकसभा का मेंबर रहेगा। क्लियर?
लेकिन इस बात पे जोर दो और इसको ना अंडरलाइन करके रखो कि सेम टाइम। अब सेम टाइम मतलब क्या, उसको भी हम लोग समझते हैं। मामला ये है कि अगर सेम टाइम दोनों हाउस में वो चुन के आया तो 10 दिन के अंदर या फिर अपर हाउस का गया। एग्जाम्पल समझ के चलते हैं कि 2029 में जब लोकसभा के इलेक्शन है 4 साल के बाद, उसी टाइम अप्रैल में ही राज्यसभा के भी इलेक्शन निकल गए। एग्जाम्पल मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के इलेक्शंस हैं। महाराष्ट्र से एक कैंडिडेट है जो चाहता तो है कि वो लोकसभा का मेंबर बने, लेकिन उसको लगता है कि नहीं यार चांसेस कम है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए उसने ये सोचा कि मैं दोनों हाउस के इलेक्शन के लिए खड़ा रहता हूँ। रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो खड़ा ना लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद विलेज पंचायत जिला परिषद कॉरपोरेशन सब एक साथ रह सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका प्रॉब्लम नहीं, खड़ा रह सकता है, 1000 जगह खड़ा रहे, चुन के आने के बाद एक ही हाउस में होना है। लेकिन तो उसने रिस्क ना लेके दोनों हाउसेस के लिए उसने वो खड़ा हो गया और फॉर्चुनेटली जीत के भी आ गया। अब जीत तो आ गया, दोनों के इलेक्शन एक ही साथ हुए सेम टाइम, और एक ही साथ वो दोनों हाउस में चुन के आ गया। अगर ऐसा सिचुएशन है 10 दिन के अंदर उन्होंने डिसीजन लेना है या फिर उसका लोकसभा का मेंबरशिप हाथ से जाएगा। क्लियर? ठीक है। सेकंड पॉइंट इसी तरीके से है, बस थोड़ा सिचुएशन चेंज होगा। कोई भी पर्सन स्टेट लेजिस्लेचर के कोई भी एक और पार्लियामेंट के कोई भी एक हाउस में सेम टाइम चुन के आ गया तो, अब यहां पे देखो बस एक ही सिचुएशन चेंज होता है। ऊपर के सिचुएशन में हमने ये कहा कि सेम टाइम अगर वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में चुन के आ गया तो, सेकेंड कंडीशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि वो स्टेट के 2 हाउस में से एक, पार्लियामेंट के 2 हाउस में से एक, इन दोनों हाउस में, उसको मैं बताऊंगा एग्जांपल से, एक साथ चुन के आया। अगर ऐसा हुआ तो उसने 14 डेज के अंदर डिसीजन लेना है कि उसने बेसिकली किस हाउस का मेंबर होना है। अगर 14 डेज के भीतर उसने डिसीजन नहीं लिया तो उसका पार्लियामेंट का सीट वैकेंट हो जाएगा। ये लगभग पिछले 3 साल से ये बात चल रही है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सुना होगा आपने फंडा, ये देश में लोकसभा राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज की इलेक्शन एक ही साथ लेंगे। मैंने इसके पहले भी आपको बताया होगा, ये है संभव, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना संभव नहीं है। समझोगे आप जब लोकसभा के इलेक्शन हो गया पढ़ेंगे। अगर ऐसे कर लिया जाए, समझ के चलो कि अगर ऐसा हो गया तो मामला देखो क्या है कि एक ही साथ फिर लोकसभा राज्यसभा के भी इलेक्शन है, और समझ के चलो कि महाराष्ट्र स्टेट के और बाकी स्टेट के भी असेंबली भी और काउंसिल के भी इलेक्शन है। ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल अभी यहाँ पे ठीक है, जब तक नितिन गडकरी जी है तब तक तो हमारे फडणवीस साहब का सेंट्रल का थोड़ा पत्ता इतना क्लियर नहीं है जब तक गडकरी जी है। हाँ, गडकरी जी को कुछ होता है, रिटायरमेंट अगर लेते हैं तो फिर बिल्कुल फडणवीस जो है वो पार्लियामेंट में जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि 2029 में फडणवीस साहब चाहते हैं कि नहीं इस बार मैं भी लोकसभा में जाऊं, लेकिन उन्हें पता है कि भाई अगर उनके चाले में कोई बड़ा बंदा आ गया तो शायद वो हार भी सकते, तो कोई रिस्क नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो महाराष्ट्र स्टेट असेंबली की इलेक्शन में भी खड़े हो गए और सेम टाइम लोकसभा के इलेक्शन में भी खड़े हो गए। अब देखो कंडीशन अलग अलग होगी। ऊपर वाला कंडीशन तो ये था कि लोकसभा राज्यसभा दोनों एक ही इसमें वो चुन के आया, तो ये कंडीशन हम लोग देख रहे कि स्टेट के किसी भी एक हाउस और पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस में एक ही साथ चुन के आया। तो एग्जाम्पल के लिए हमने असेंबली और लोकसभा रखा। ये एग्जाम्पल हम लोग ऐसे भी रख सकते थे, असेंबली के लिए और राज्यसभा के लिए वो खड़े हो गए, रख सकते थे ना, ऐसे भी रख सकते थे, काउंसिल और लोकसभा के लिए खड़े हो गए। समझ में आई क्या बात? कोई भी एग्जाम्पल रख सकते हैं, लेकिन अगर वो दोनों हाउस में, सेंट्रल का एक और स्टेट का एक, दोनों हाउस में एक साथ अगर चुन के आ गया, 14 डेज के अंदर उसने डिसीजन लेना है या फिर उसका पार्लियामेंट का सीट वैकेंट हो जाएगा। क्लियर? दोनों इसमें ए एंड बी पॉइंट में दोनों में एक कॉमन पॉइंट जो था वो सेम टाइम। थर्ड पॉइंट जो देखेंगे ना, बस वही एक अलग है जिसमें ऐसे सेम टाइम वाला वर्ड हम लोग नहीं देखेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, बस मैं एग्जाम्पल ले रहे हैं। कोई पर्सन ऑलरेडी किसी एक हाउस का मेंबर है और एक हाउस का मेंबर जब वो ऑलरेडी है, किसी दूसरे हाउस का इलेक्शन होने वाला है और वो उस दूसरे हाउस के इलेक्शन में भी खड़ा हो गया
और दूसरे हाउस में वो चुन के भी आ गया। वो ऑलरेडी एक हाउस का मेंबर था इसके बाद, लेकिन किसी और हाउस का इलेक्शन होने वाला था, वो किसी और हाउस में भी इलेक्शन में खड़ा हो गया और वो चुन के आ गया। तो अब उसे कुछ स्पेसिफिक दिन में डिसाइड करना है कि उसने किस हाउस का मेंबरशिप लेना है। स्पेसिफिक दिन कितने, 10 दिन, 14 दिन, थर्ड पॉइंट के लिए ऐसे कोई नंबर ऑफ डेज नहीं दिया है, वो इलेक्शन कमीशन बताएगा उस टाइम पे कि आपने कितने दिन के अंदर जो है भीतर जो है डिसीजन लेना है। अगर वो ऑलरेडी एक हाउस का मेंबर है और वो दूसरे किसी हाउस में फिर से चुन के आ गया तो कुछ स्पेसिफिक दिन के अंदर उसने डिसीजन लेना जरूरी है, या फिर उसका पहले हाउस का मेंबरशिप लैप्स हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि यार ऊपर जो देखा और ये जो देखा सेम ही तो है, बिल्कुल नहीं है। ऊपर के दोनों कंडीशन में पता है क्या था, सेम टाइम अगर वो दोनों हाउस में चुन के आया तो यहाँ पता है हम लोग क्या देख रहे हैं, वो ऑलरेडी एक हाउस का मेंबर है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि 2024 लोकसभा में कोई पर्सन चुन के आ गया था, लेकिन अब 2027 को यूपी असेंबली का इलेक्शन है ना, 27 को ही होगा ना, 27-28 को यूपी असेंबली का इलेक्शन है। तो ऑलरेडी 24 को लोकसभा का जो मेंबर बना है भाई वो तो 5 साल के लिए है, मतलब वो तो 2029 तक रहेगा। लेकिन असेंबली के जो यूपी असेंबली के जो इलेक्शन 2027 में है, ये पर्सन चाहता है कि नहीं उसे वो असेंबली के इलेक्शन खड़ा रहना है। वो खड़ा हुआ, वो जीत के भी आ गया। अब मामला ये है कि वो अभी तो फिलहाल दोनों हाउस का मेंबर हो गया ना, ऑलरेडी लोकसभा का था, अब यहाँ असेंबली का भी हो गया। तो इस कंडीशन में इलेक्शन कमीशन जो बताएगा उस पर्टिकुलर दिन में उसने डिसीजन लेना है, या फिर उसके पहले हाउस का जो भी रहे, पहला हाउस तो कुछ भी रह सकता है, हमने तो एग्जाम्पल में लोकसभा लिया ना, तो उसके पहले हाउस का मेंबरशिप लैप्स हो जाएगा और वो इस सेकेंड हाउस में ही कंटिन्यू करेगा। क्लियर, अब समझ में आई बात। अब आपके माइंड में आ सकता है कि कोई थोड़ी ना ऐसा कोई करेगा यार, मतलब ऑलरेडी जो लोकसभा का मेंबर है वो असेंबली का भी इलेक्शन लड़ेगा और मतलब विदाउट एनी डिसीजन उसका ऑलरेडी लोकसभा का लैप्स हो जाएगा। बिल्कुल करेंगे, कई लोग करेंगे। एग्जांपल बता दो, 2014 को जो आंधी आई, मोदी जी की आंधी थी ना, आंधी थी भाई, सब बह गया ठह गया, कांग्रेस तो रह गई थी। तो ये जो था, तो उस लोकसभा में 543 में से जो 282 मेंबर्स लोकसभा में चुन के आ गए थे बीजेपी के, तो शायद आपको पता होगा कि 2014 के लोकसभा के मेंबर्स में से आपके फिलहाल के अभी के यूपी के सीएम भी थे, योगी आदित्यनाथ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो 2014 के लोकसभा के। लेकिन जब हवा चल ही रही थी तो हवा क्लियर थी कि भाई अब मामला यूपी का है और यूपी में हम हमारी सरकार लाएंगे। तो ऑलरेडी जो आदित्यनाथ जो थे वो मेंबर थे लोकसभा के, लेकिन 2017 में जब यूपी का इलेक्शन हुआ असेंबली का, तो ऑफकोर्स उन्होंने असेंबली का इलेक्शन लड़े, चुन के आ गए। अब सेम कंडीशन है उनके सामने, उन्हें डिसीजन लेना था, उनको डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अपने आप विदाउट एनी डिसीजन उनका ऑलरेडी पहले हाउस का जो मेंबरशिप था वो लैप्स हो गया होगा। तो उनको वैसे भी तो वही करना था ना, क्यों करना था अब ये बताने की ज़रूरत है क्या? अरे बाबा, यहाँ पे तो वो मेंबर थे, असेंबली में चुन के आके वो तो सीएम हुए ना। सीएम किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर से भी बड़ा पोस्ट है। आज अगर हम लोग देखें तो नितिन गडकरी से बड़ा पोस्ट धारण करके फडणवीस साहब बैठे हैं सीएम के पोस्ट पे, सीएम बड़ा पोस्ट है। सेम ऐसे ही हुआ था, ममता बनर्जी यूपीए गवर्नमेंट में थी, रेलवे मिनिस्टर 2009-10 उस टाइम पे, लेकिन 2011 में जब यहाँ के इलेक्शंस हुए आपके वेस्ट बंगाल के, तब वो ऑलरेडी रेल मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे यूपीए सरकार में वेस्ट बंगाल के असेंबली के इलेक्शन में। लेकिन वो खड़े हुए, चुन के आ गए। ऑफकोर्स चुन के आ गए तो सेम कंडीशन लागू हुआ, वैसे भी वो सीएम होने वाले थे, लोकसभा का उनका लैप्स हुआ, वो असेंबली के मेंबर कंटिन्यू हुए। डन, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट लिख लो, समझते हैं फिर। कोई भी कैंडिडेट अगर किसी भी हाउस में, पर्टिकुलर हाउस में अगर 2 प्लेसेस से चुन के आ गया, कोई भी कैंडिडेट किसी भी हाउस में अगर 2 अलग अलग प्लेसेस से चुन के आया, प्लेसेस भी लिख सकते हो, सीट भी लिख सकते हो, तो उसने कौन सा प्लेस का मेंबर होना है वो उसने कुछ स्पेसिफिक डेज में डिसाइड करना है,
कौन से प्लेस का मेंबर रहना है वो उसने एक स्पेसिफिक डेज में उसने डिसाइड करना है, या उसके दोनों प्लेसेस वैकेंट हो जाएंगे। लिखो फिर समझते हैं हम लोग। कोई भी कैंडिडेट अगर एक हाउस में दो अलग अलग जगह से चुन के आया है, तो उसने किस हाउस का, या हाउस नहीं, किस प्लेस का मेंबर होना है वो उसने स्पेसिफिक डेज में डिसाइड करना है। स्पेसिफिक डेज कौन बताएंगे? इलेक्शन कमीशन। नहीं तो फिर उसके दोनों प्लेसेस। एग्जांपल लेते हैं। जो वोटर्स हैं, मतलब हम लोग जो कॉमन वोटर्स हैं ना, हमारे हम कॉमन वोटर्स को एक रूल लगता है, वो ये कि आप जिस एरिया के, जिस प्लेस के, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के रेसिडेंट हो, आप उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट कर सकते हो। आप बाहर के कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट नहीं कर सकते। ये बात शायद आपको पता होगा सबको। नहीं तो पता चला कि आप 6 महीने के लिए पुणे चले गए थे, लोकसभा के इलेक्शन आ ही गए, आप सोचे कि भाई नागपुर जाना तो मुश्किल हो जाएगा, और पुणे चले गए किसी भी बूथ, और जाके हाथ काला करके तो आना, करना क्या है कि चले गए, कैंडिडेट नहीं करेंगे आपको भगा दिया जाएगा वहाँ से, बोला जाएगा जाओ अपने बूथ नागपुर। लेकिन अगर वही बात अगर हम लोग इलेक्शन के कैंडिडेट्स को लेके करें तो कैंडिडेट्स का मामला अलग होता है। और वो ये कि कोई भी कैंडिडेट देश के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, फिर वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रेसिडेंट हो या ना हो, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में के कॉन्स्टिट्यूएंसी से, दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो एक हाउस के लिए खड़ा रह सकता है, अलग अलग दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जैसे एग्जांपल लेंगे, मोदी जी, इन्होंने जीवन में पहली बार लोकसभा का चुनाव जो लड़ा है वो 2014 में लड़ा है। उसके पहले उनका सेंटर से कोई वास्ता नहीं था। उनका पहले से गढ़ गुजरात, 2001 से लेके तो 2014 तक वो वहाँ के सीएम रहे, और 2014 से लेके तो अभी 2025 और 2029 भी हम लोग देखेंगे ही, अगर यूएसए और कुछ ज़्यादा ना निकले बाहर तो 2029 तक वो रहेंगे ही। तो आप सोचो भी कि पूरे इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतना पावरफुल पर्सन आपको नहीं मिलने वाला। 2001 से जो पॉलिटिकल पावर्स उनके हाथ में, आप सोचो जा ही नहीं रहे, मतलब स्टार देखो कितने एकदम ऊपर है उनके फिलहाल, ठीक है। तो जब 14 में वो इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में खड़े हुए, तो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिकली कौन सा? सूरत, गुजरात। गुजरात से वो, हाँ, वडोदरा, वो वडोदरा से तो खड़े थे, लेकिन वडोदरा के साथ साथ उन्होंने अपना अलग और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी चुना, और वो था वाराणसी, वडोदरा, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े थे। दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से वो चुन के भी आए। आप चुन के आए तो देखो सिचुएशन क्या है, एक ही कैंडिडेट एक हाउस में दो अलग अलग प्लेसेस से चुन के आ गया, राइट? समझ में आया क्या कंडीशन है? तो उसने कुछ स्पेसिफिक दिनों के अंदर डिसाइड करना है कि उसने किस कॉन्स्टिट्यूंसी को चुनना है। वो इलेक्शन कमीशन बताएगा कितने दिनों के अंदर। अगर उसने नहीं चुना तो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से हाथ धोना पड़ेगा। तो भाई मोदी जी ने जो पकड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी और जो छोड़ा, तो वडोदरा छोड़ा, वाराणसी पकड़ा, और पकड़ा है तो अभी तक वो पकड़े हुए हैं। 2019 भी वाराणसी और 2024 भी वाराणसी, सेम ऐसे ही हुआ 2019 में। 2014 और 2019 का जो पूरा 5 साल का फेज था, मतलब 2014 को तो वैसे ही कांग्रेस को गाड़ दिया गया, और 5 साल में कोशिश की गई कि जितना उनके थोड़ा नाक भी ऊपर है ना, उसको भी पूरा अंदर डाल दिया जाए। तो 2019 के इलेक्शन में तो बहुत ही बुरे हाल होते कि क्या कांग्रेस कैसे होने वाला था। और ये 5 साल में भी आपकी ये कहानी घर घर की वाली, अरे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे 2014 में, ईरानी, स्मृति ईरानी ये बड़ी टक्कर देने वाली थी राहुल गांधी को, और इसीलिए स्मृति ईरानी बीजेपी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का सीट देने वाली थी ना, वो था अमेठी। और अमेठी बेसिकली किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी। तो एक बात क्लियर था कि इस बार पप्पू कटेगा, पप्पू मुश्किल है। तो इस कारण राहुल गांधी ने 2019 के इलेक्शन में अमेठी और अमेठी के अलावा नीचे वायनाड, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो खड़े हुए, और जो था उधर कि कटेगा वो सही में कट गया। यहाँ लेकिन वायनाड में जीत गए, तब जाके वो
बने। अगर दोनों में चुन के आ जाते तो ऑफकोर्स फिर क्या सीधा सीधा मामला था। अच्छा, इस बार लेकिन वो दोनों में खड़े थे और दोनों में जीत के आ गए, दोनों में जीत के, अमेठी में भी और वायनाड में भी। लेकिन उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूंसी लिया वो वायनाड ही लिया। अमेठी शायद इसको दिया ना, प्रियंका को वायनाड दिया है, नहीं मेरे ख्याल से ये तो रायबरेली से थी, रायबरेली से थे। हाँ, प्रियंका इस बार रायबरेली से बनी है। एनीवेज, कोई भी पर्सन अगर 2 सीट से जीत के आता है तो उसने कोई भी एक डिसाइड करना है। क्लियर? चलो 2-3 छोटी चीजें देख लेते, फिर सब बड़े बड़े हैं। ओथ मेंबर्स का आर्टिकल 99 में राज्यसभा मेंबर्स के ओथ के बारे में दिया है। 245 मेंबर्स जो है, ये सारे मेंबर्स अपने पोस्ट का ओथ प्रेसिडेंट के सामने या प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए हुए ऑफिसर के सामने वो ओथ लेंगे। स्पेसिफिकली को प्रेसिडेंट के सामने या प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए हुए ऑफिसर के सामने वो ओथ लेंगे। प्रेसिडेंट को बस इतने काम नहीं है 245 लोगों को ओथ देते बैठेंगे, कमर अमर टूट जाएंगी। सोचो ना, यहाँ तो 245, लोकसभा में तो 543 है, यही काम करेंगे इतने सारे लोगों को। तो वो मामला ये है कि प्रेसिडेंट के सामने या फिर वो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए हुए ऑफिसर हो, कौन सा ऑफिसर वो करते हैं ना, वो भी हम लोग देखेंगे कि कौन रहता है। कोई नहीं रहेगा, अरे हाउस का स्पीकर रहेगा और कोई नहीं रहेगा, और कोई नहीं रहेगा। ठीक है, चलो ये हुआ उसका। देन इनके मीटिंग्स आर्टिकल 85, बोलो साल में कितने बार? 2 बार। ठीक है, पार्लियामेंट के सेशन साल में 2 बार होते हैं। ऑफकोर्स सेशन मतलब ही मीटिंग्स है। ठीक है, और अब जब हम लोग पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, मतलब हम राज्यसभा लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो साल में 2 सेशंस। और वो रूल है ना कि 2 सेशंस में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं रहना चाहिए, मतलब 6 मंथ के भीतर जो है वो सेकंड सेशन होता है। देन और एक लास्ट छोटा पॉइंट है कोरम, आर्टिकल नंबर 100 लगता है इसे। कोरम मतलब उस हाउस का उस दिन का मीटिंग स्टार्ट करने के लिए जितने मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड है वो नंबर। सीधा मामला, एग्जांपल लेंगे कि ठीक है, आपके बैच में अगर 20 बच्चे हैं और 20 बच्चे में से फ्राइडे या फिर आज क्रिसमस है तो कितने बच्चे आए? 2 ही बच्चे आए, फिर भी मैं क्लास लूँ? अरे वाह, तो एक काम कर सकते हैं हम, इसका कुछ कोरम रख सकते हैं कि भाई 20 में से 1/4 कोरम, एग्जाम्पल 1/4 कोरम में इतने बच्चे अगर आते हैं तो ही क्लास होगी या फिर नहीं होगी। सेम क्या लगता है आपको, राज्यसभा अगर 245 सीट्स है तो पहली बात ये जाते नहीं। उस दिन मैं आपको बताऊँ, जब इनका चल रहा था, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट लास्ट या फिर सेकंड लास्ट डे था, कपिल सिब्बल का बहुत अच्छा भाषण हुआ राज्यसभा में। अच्छा बोला, वैसे बूढ़ा अच्छा ही बोलता है। बहुत अच्छा उसका भाषण हुआ। कितने मेंबर्स बैठे थे, दूर दूर, मतलब यहाँ पे एक दिख रहा है, फिर दूर नजर डालो वहाँ एक दिख रहा है, फिर दूर, हार्डली 15-20 लोग, ऐसा बहुत बार, सॉरी 15-20 तो नहीं हो गए, ऑफकोर्स वो हो गए 30-35 लोग एटलीस्ट हो गए, क्योंकि 15-20 रहेगा तो मीटिंग चालू नहीं होगा। लेकिन बहुत कम मेंबर्स रहते हैं, ये बताने की मैं ये कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट हम लोग कुछ मिनिमम तो वो रखे कि भाई कोरम क्या रहेगा। तो कोरम जो है इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन जो कोरम बताता है, तो राज्यसभा के टोटल स्ट्रेंथ का एटलीस्ट 1/10 इतने मेंबर्स रहना जरूरी। और अगर हम लोग 1/10 कह रहे हैं, मतलब 245 टोटल जो बैठ रहे हैं उसके 1/10, मतलब वो निकलता है 24.5, इसका मतलब है 25 इतने मेंबर्स हो गए तो मीटिंग होगा या फिर नहीं होगा। मैं आपको इसकी मजा बताऊँ, लॉर्ड्स की। लॉर्ड्स ऑफकोर्स हमारे कंट्री का अपर हाउस राज्यसभा, इंग्लैंड की कंट्री का अपर हाउस लॉर्ड्स। हमारे अपर हाउस में 245 मेंबर्स बैठते हैं। इंग्लैंड के अपर हाउस में वो तो नंबर्स भी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बहुत फ्लक्चुएट हैं, लेकिन लगभग 950-960 इतने मेंबर्स हैं, इतने हैं, भरे पड़े हैं। इनकी लॉर्ड्स का मीटिंग के लिए पता है कोरम क्या है? सीरियसली बड़ा सरप्राइजिंग नंबर है। इनके लॉर्ड्स के 950 लोगों में से इनका मीटिंग शुरू होने के लिए कोरम है 3 मेंबर। 3 मेंबर आते हैं तो मीटिंग शुरू होगा। तो आप सोच सकते हो कि कितना सीरियसनेस चलता होगा फिर लॉर्ड्स में, कितने ही लोग आते होंगे। ठीक है, हर कंट्री का कोरम अलग अलग होगा, हमारे कंट्री का कोरम ये है। ठीक है, यहाँ पे बेसिक बातें हो गई। कल हम लोग देखेंगे इलेक्शन सिस्टम कि राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, कौन वोट करेगा, क्योंकि डायरेक्ट वोटिंग तो है नहीं, इनडायरेक्ट है, तो समझेंगे हम लोग कल।